अब तक आपने पढ़ा कि कायनात और आरोही की दोस्ती हो जाती है। फिर दूसरे दिन यशराज जी कायनात से उसकी और वेदांग के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। अब आगे। अब सब लोग कायनात को देख रहे थे कि वह क्या जवाब देगी। वेदांग भी अपनी सांस रोककर कायनात को ही देख रहा था और अपने दिल में बार बार मन्नत मांग रहा था कि वह मान जाए। कायनात सबको देखकर फिर वेदांग को देखकर कहती है, फाइन, मैं इसके लिए राजी हूं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। पहले तो सब लोग उसकी हाँ सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर उसकी शर्तें वाली बात सुनकर सब उसे गौर से देखने लगते हैं। वहीं इस बार वेदांग खुद ही बोल पड़ता है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। उसे ऐसे बोलते देख सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। वहीं रेयांश, आद्यमन और अर्जुन उसकी एक्साइटमेंट देखकर अपनी हंसी रोक रहे थे। कायनात को भी उसकी बात सुनकर थोड़ी हंसी आ रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी। फिर वह थोड़ी सीरियस आवाज में कहती है, पहले शर्तें सुन लीजिए मिस्टर राजवंश, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। इस बार वेदांग उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। तो कायनात कहना शुरू करती है, मेरी पहली शर्त है कि हम दोनों हमारे रिश्ते को जब तक मैं चाहूं पब्लिक नहीं करेंगे। मेरी दूसरी शर्त, अगर मुझे आपके साथ वक्त बिताने पर भी आप मेरे लिए परफेक्ट नहीं लगे, तो मैं इस वक्त से ही इस रिश्ते को तोड़ दूंगी। मेरी तीसरी शर्त, अभी मैं बहुत छोटी हूं और शादी जैसे रिश्तों पर मुझे ज्यादा विश्वास नहीं, इसलिए आप मुझे कभी फोर्स नहीं करेंगे। मेरी चौथी शर्त, अगर आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तो मैं शिवजी की कसम खाकर कहती हूं कि मैं आपको एक नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं अपनी छोड़ी हुई चीजों को कभी नहीं छूती और उसकी तरफ मुड़कर भी कभी नहीं देखती। हाँ, पर मैं कोई गलतफहमी के वजह से आप पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। मैं पूरी चीज को अच्छे से जानूंगी, उसके बाद ही डिसीजन लूंगी। अगर आपको यह शर्तें मंजूर हैं तो मेरी हाँ है, वरना। इतना कहकर वह चुप हो जाती है। वहीं सब लोग जो उसकी शर्तें गौर से सुन रहे थे, उन्हें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वे वेदांग को बहुत अच्छे से जानते थे और उसकी एक्साइटमेंट देखकर इतना तो सबको समझ आ गया था कि वह कायनात को पसंद करने लगा है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वह आज तक किसी लड़की को एक नज़र से भी नहीं देखा और उन्हें यह भी पता था कि सच में कायनात अभी रिश्तों के लिए छोटी है। यशराज जी भी बस उसे यह बात इसलिए बता रहे थे क्योंकि वह दोनों को एक दूसरे को जानने का वक्त देना चाहते थे। अब कायनात फिर से कुछ सोचकर कहती है, वैसे मेरा हमेशा मानना है कि रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं और इज्जत पर। जब तक आप मेरी इज्जत करते रहेंगे, आप मुझसे भी इज्जत की उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है। अगर उस पर एक आंच भी आई तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तो वेदांग भी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करूंगा। मैं कभी किसी चीज के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। हाँ, एक वादा जरूर कर सकता हूं, अगर तुमने मेरा हाथ थामा तो जिंदगी भर मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और धोखा तो कभी नहीं दूंगा, क्योंकि आज तक तुम्हारे अलावा इस दिल में न पहले कोई था और न तुम्हारे बाद कोई होगा। वहीं इतने लोगों के सामने उसके इस कन्फेशन को सुनकर कायनात का दिल धड़कने लगा। साथ में उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। वह अपना सिर हिला देती है। फिर यशराज जी को देखकर कहती है, मुझे यह रिश्ता मंजूर है दादू, और मुझे ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है, मैं चलती हूं। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद नित्य और परिधि वेदांग के पास बैठ जाते हैं और थोड़ी सीरियस आवाज में पूछते हैं, भैया, अब सच सच कहिए, क्या आप कायनात दीदी को पसंद करते हैं? तो वेदांग सबकी तरफ देखकर फिर यशराज जी से कहता है, हाँ, मैं उसे प्यार करता हूं और तब से प्यार करता हूं जब मुझे यह भी नहीं पता था कि वह आपकी प्रिंसेस है। वह पहली लड़की है जो सीधे मेरे दिल में उतर गई। और थैंक यू, आपने इसका हाथ मुझे देने के लिए हामी भरी।
मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। तो यशराज जी उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं, उसके लिए तुमसे ज्यादा परफेक्ट कोई नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक दूसरे को समझें। इसीलिए मैंने उससे यह बात की। अब आद्रिका जी भी उसके पास आकर कहती हैं, वेदांग, तुम हमेशा से ही मेरे बेटे थे। आज मेरे दामाद भी बनने वाले हो। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि शादी के बाद भी हमारी बेटी हमारे पास ही रहेगी। मेरी बेटी का दिल कभी मत तोड़ना, ठीक है? तो वेदांग मुस्कुराते हुए सिर हिला देता है। अब प्रेरणा जी भी कहती हैं, मुझे कायनात पहली नजर में ही बहुत पसंद आई थी। और मैं बहुत खुश हूं कि वह मेरी बहू बनने वाली है। परिधि और नित्य भी बहुत खुश थे। आरोही भी कायनात के लिए बहुत खुश थी। अब राजवीर जी भी कार्तिक जी से कहते हैं, तो हम अब समधन बनने वाले हैं, कार्तिक जी। तो कार्तिक कहते हैं, और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे घर में एक और बेटी आने वाली है। राजवीर जी और सात्विक जी को उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। बाकी लोग भी ऐसे ही खुशी खुशी बातें करने लगे। इसी बीच दो लोग थे, निशा और मीना। निशा से अब रहा नहीं गया तो वह अपने रूम की तरफ चली जाती है। सब लोग उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वे अपनी बातों में मग्न थे। निशा के पीछे पीछे मीना भी चली जाती है। निशा अपने रूम में आकर सारे सामान की तोड़फोड़ करने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से नीचे किसी को भी उसकी आवाज नहीं जा रही थी। मीना का निशा को भड़काने की कोशिश। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात वेदांग के सामने कुछ शर्तें रखती है, तो वेदांग भी इन शर्तों को मान लेता है। फिर कायनात अपना जवाब हमें देकर वहां से ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके बाद सब लोग खुशी से एक दूसरे से बात करने लगे। अब आगे। इस वक्त निशा अपने रूम में सभी सामान की तोड़फोड़ कर रही थी और जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेदांग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। वो लड़की आकर मुझसे सब कुछ छीन रही है। आज मेरे प्यार को भी छीन लिया। उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। यह कहते हुए वह और जोर से चिल्लाने लगी। वहीं बाहर मीना उसकी डोर नॉक कर रही थी। उसे टेंशन हो रहा था कि निशा कहीं कुछ कर न दे। इसलिए उसने जल्दी से अपने पास रखी दूसरी चाबी, जो निशा के ही रूम की थी, निकालकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। फिर अंदर जाकर दरवाजा दोबारा लॉक कर लिया। जब उसने रूम की हालत देखी तो बहुत हैरान रह गई। वैसे तो उसने यह एक्सपेक्ट किया था, पर उसे नहीं लगा था कि निशा इतनी वायलेंटली सभी चीजों को बर्बाद कर देगी। अब वह उसके पास जाकर उसे अपने गले से लगाकर शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाइए निशा। तो निशा कहती है, नहीं, मैं क्यों शांत रहूं? उस लड़की ने आज मेरे प्यार को भी छीन लिया। यह सब कुछ मेरा है। वेदांग भी मेरा है। वो लड़की मेरा सब कुछ बर्बाद कर रही है। मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मीना कहती है, मैं भी वही कह रही हूं। उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। पर उसके लिए अपने हालात ऐसे क्यों कर रही हैं? इस वक्त आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। उस लड़की की चालों को आपको रोकना पड़ेगा। पता नहीं उसमें ऐसा क्या है कि उसके आते ही सब लोग उसे इतना प्यार करने लगे हैं। आप तो उनके साथ बचपन में थीं, पर कभी भी उन्होंने आपसे इतने अच्छे से बात नहीं की। उस लड़की के आते ही बड़े साहब ने उसकी कंपनी संभालने को दे दी, पर इतने सालों में आपको कुछ नहीं दिया। आद्रिका, मैं और राजवीर सर तो आपको वजह से भूल ही गए। वह सभी बातें निशा के मन पर बहुत असर कर रही थीं, जिस वजह से उसके दिमाग में सबके लिए धीरे धीरे नफरत बनने लगी, और मीना भी यही चाहती थी। अब मीना फिर से कहती है, वैसे पता नहीं वह लोग उस लड़की के प्यार में अंधे होकर आपके साथ आगे कैसा व्यवहार करेंगे। पता नहीं इस घर में रहने भी देंगे या नहीं। आप तो उनके लिए इतना सब कुछ करती हैं, अपना सारा एफर्ट देती हैं, पर फिर भी वो लोग अब आप पर ध्यान नहीं दे रहे। और वो आरोही, वो तो अब उस कल की आई लड़की के साथ कितने अच्छे से बात कर रही थी। निशा को भी उसकी बातें बिल्कुल सही लगीं।
अब मीना अपनी अगली चाल चलते हुए कहती है, वैसे मेरा कहा मानो तो आप अभी से ही अपने लिए कुछ सेविंग्स कर लीजिए, वरना पता नहीं ये लोग कब आपको बाहर निकाल दें। फिर बाहर आपके पास रहने के लिए एक छत भी ना हो। निशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसके दिल में उसकी बातों से बहुत दर्द हो रहा था। वह जैसे भी हो, पर उसने सभी से बहुत प्यार किया है और सबको अपना परिवार माना है। अब मीना की बातें उसे बहुत दुख दे रही थीं। वह मीना को मना करते हुए कहती है, नहीं मीना, ऐसा नहीं होगा। उस लड़की की वजह से कुछ नहीं होगा। वो मुझसे कभी नहीं जीत सकती। पता नहीं वो कहाँ से आई होगी, पर वो मुझसे मेरा परिवार नहीं छीन सकती और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छीनने दूंगी। तो मीना के चेहरे के भाव सिकुड़ जाते हैं। वह आगे भी कुछ कहना चाहती थी, पर उसे अब सही नहीं लगा, क्योंकि अगर वह ज्यादा जोर देती तो उसके हाथ से निशा निकल जाती, और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। अब निशा मीना से सभी सामान को सही करने को कहकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहीं मीना उसके जाने के बाद गुस्से से कहती है, मुझे जैसे भी करके निशा को अपनी तरफ करना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आगे मैं उसके मन में इतना जहर भर दूंगी कि वो सिर्फ मेरी कही मानेगी। मैं उसमें कहीं भी दिशा को दूसरों से मिलने नहीं दूंगी। इतना कहकर वह सभी चीजों को सही करने लगी। वहीं दूसरी तरफ रायचंद फैशन में इस वक्त कायनात अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी। तभी बाहर से प्रेम डोर नॉक करता है। कायनात कहती है, कम इन। तो प्रेम अंदर आकर कहता है, बॉस, आज वो पुराना हेड आ गया है, जिसका नाम राजेश शर्मा है। यह बात सुनकर कायनात के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर प्रेम कहता है, और वो बहुत बौखलाया हुआ है, साथ में आपसे मिलना भी चाहता है। तो कायनात कहती है, उसे वेट करने को कहो। और हाँ, मैंने तुम्हें कल कंपटीशन के लिए फॉर्म भरने को कहा था, क्या तुमने सबमिट किया? तो प्रेम कहता है, जी, बस हम एक हफ्ते में होने वाले उस फैशन वीक के लिए अप्लाई कर चुके हैं। फिर हिचकिचाते हुए कहता है, पर बॉस, हम इतने कम समय में इतनी ज्यादा डिजाइन्स कैसे कर पाएंगे? और साथ में उस फैशन वीक में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाली हैं, जो सालों से फैशन इंडस्ट्री में हैं। उनके कपड़े हमसे भी ज्यादा अच्छे हैं। तो कायनात उसे घूरती है और कहती है, उनके डिजाइन्स हमसे इसलिए अच्छे थे क्योंकि हमने कभी भी अपना एफर्ट नहीं डाला है। और इस पूरी कंपनी में सिर्फ कचरा भरा पड़ा है। अब वो कचरा चला गया है और इट्स टाइम टू पुट सम एफर्ट्स। अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें जरूर सक्सेस मिलेगी। काम करने से पहले ही हार मानना राइट नहीं है। इसलिए इन बकवास चीजों के बारे में सोचना बंद करो और अपना बेस्ट दो। साथ ही बाकियों को भी ऐसे ही मोटिवेट करो। मुझे 1 घंटे में सभी डिजाइनर्स अपनी मीटिंग में चाहिए, गॉट इट? तो प्रेम घबराते हुए कहता है, यस बॉस। और वहां से खिसक जाता है। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने यह बात कायनात से क्यों कही, पर वैसे उसे भी कायनात की बात ठीक लगी। अब उसने सोच लिया था कि वह जरूर अच्छे से अपना काम पूरा करेगा। वहीं उसके बाहर आने के बाद वहां एक आदमी खड़ा था, जिसकी हाइट करीब 5-7 फुट थी और उसका पेट बाहर निकला हुआ था। जब वह आदमी प्रेम को देखता है तो गुस्से से कहता है, और कितनी देर लगेगी? तो प्रेम कहता है, सर, बॉस अभी बिजी हैं, वो अभी आपसे मिल नहीं सकती। तो वह आदमी गुस्से से कहता है, क्या? कल की आई हुई छोटी सी लड़की की इतनी हिम्मत? और तुम्हारी नहीं बस आ गई तो मेरे लिए रिस्पेक्ट कम हो गया? तो इस बार प्रेम भी रूखे स्वर में कहता है, जी सर, अब आप मेरे बस में नहीं हैं। इसलिए मैं आपके लिए कोई काम नहीं कर सकता। मैं बस बॉस के ऑर्डर फॉलो कर सकता हूं। अब आप जा सकते हैं। बॉस ने कहा है कि जब वो आपसे मिलना चाहेंगी, तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब आप आ जाना। तो उस आदमी, जिसका नाम राजेश शर्मा था, को और भी ज्यादा गुस्सा आता है।
पर वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही प्रेम अपने केबिन में चला जाता है। राजेश शर्मा गुस्से से अपना पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। कायनात और राजेश जी बातें। अब तक आपने पढ़ा कि मीना निशा को भड़काने की कोशिश करती है, पर बहुत ज्यादा भड़का नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ रायचंद फैशंस में कंपनी का पुराना हेड वापस आ जाता है। अब आगे कुछ वक्त बाद प्रेम सभी डिजाइनरों को मीटिंग के बारे में बता देता है, तो वे लोग भी मीटिंग हॉल में आ जाते हैं। उसके बाद कायनात भी आ जाती है। जब सब लोग उसे देखते हैं तो खड़े होकर टैप कर देते हैं। तो कायनात अपना सर हिलाकर उन्हें बैठने को कहती है, फिर वह भी जाकर अपने चेयर में बैठ जाती है। फिर सबकी तरफ देखकर कहती है, एक हफ्ते बाद हम लोग फैशन वीक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक बड़ा स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस और एक टर्न भी हो सकती है। और अब जो भी नेगेटिविटी हमारे बारे में बाहर फैली हुई है, उसका भी हम रोक लगा सकते हैं। तो सब लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगे और वे लोग परेशान भी हो गए। वे परेशानी से कायनात की तरफ देखने लगे। तभी उनमें से एक डिजाइनर कहता है, पर बस इतनी कम समय में हम डिजाइन्स कैसे बना सकते हैं? और स्टिचिंग के लिए भी बहुत समय लगेगा। और वह आगे कुछ कहता, उससे पहले ही कायनात उसको हाथ दिखाते हुए कहती है, इतने सारे डिजाइनर हैं और आई हैव फेथ इन यू कि आप लोग अच्छे डिजाइन्स बना सकते हैं। फैशन वीक के लिए अभी एक हफ्ता बाकी है और 2 दिन मैं आप सबको दे रही हूं। इन 2 दिनों में मुझे बेस्ट डिजाइन्स चाहिए। और जिसने भी बेस्ट डिजाइन्स मुझे दिए, उन्हें इस महीने का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो सब लोग अभिभूत हो जाते हैं। और बाकी चीजें छोड़िए, आप बस डिजाइनिंग पर ध्यान दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। ट्रस्ट मुझ पर, यह फैशन वीक हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा और कंपनी भी इससे बाहर निकल सकती है। और जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, आप लोग अपनी काबिलियत साबित करके दुनिया को बता सकते हैं कि छोटे शहरों या गांव से आने वाले लोग भी बेहतरीन डिजाइनर हो सकते हैं और आपको कभी कोई निशान नहीं दिखाएगा। इसको आप सिर्फ स्पॉटिव लीजिए, मैं जानती हूं आप सब में इस चीज की काबिलियत है। वन मोर थिंग, आपने जो डिजाइन्स बनाएंगे वह सिर्फ सीधे मेरे टेस्ट पर मुझे ही दिखाना चाहिए। इसे किसी को भी मत दिखाना। अगर आपका पुराना हेड आकर आपसे पूछे, तो तभी आप उसे नहीं दिखाना, उसकी जगह आप किसी पुराने डिजाइनर के डिजाइन्स दिखा सकते हैं। और यह क्यों है, आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा। तो किसी ने कुछ सवाल नहीं पूछे। और फिर वे लोग कुछ और डिस्कस करके अपने काम पर चले जाते हैं। कायनात और प्रेम भी कायनात के केबिन में चले जाते हैं। अब कायनात प्रेम से कहती है कि वह पुराने हेड को बुला लाए। तो प्रेम ओके कहकर अपने केबिन में चला जाता है और किसी को बुलाकर उसे बुलाने को कहता है। कुछ वक्त बाद वह पुराना हेड राजेश कायनात के केबिन में आ जाता है। जब कायनात उसे देखते हैं तो उसे रोकते हुए कहती हैं, स्टॉप मिस्टर। तो राजेश कंफ्यूज होकर देखने लगता है। कायनात अपने सख्त स्वर में बोलती हैं, क्या तुम्हें इतना भी मैनेज नहीं है कि केबिन में आने से पहले नॉक करना चाहिए? राजेश को बहुत गुस्सा आता है, पर वह कुछ नहीं कहता। कायनात फिर से कहती हैं, क्या तुम्हें टीका लगाकर बोलूं कि बाहर जाओ और नौकर के अंदर आओ? तो राजेश अपने गुस्से को दबाकर कहता है, कभी मैं बाहर जाकर डोर लॉक कर लूंगा। तो कायनात अपनी सख्त आवाज में अंदर आने को कहती है। राजेश अंदर जाकर उसके सामने बैठ जाता है। फिर कायनात फिर से उसे रोकते हुए कहती हैं, क्या मैंने बोला कि? राजेश गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है, पर कायनात को उसकी गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजेश सोच रहा था कि इस पिद्दी सी लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई। पर वह कायनात को देखकर यह बात बाहर नहीं कह पा रहा था। वह भी कायनात से आ रही ठंडी और डार्क ऑरा को महसूस कर सकता था, जिस वजह से उसकी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब कायनात पूछती हैं, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तो राजेश कहता है, मैं हेड ऑफिस से आया था, जो नई सीईओ को भेजा गया था, उनसे मिलने आया था। तो कायनात कहती हैं, अब मिल लिया ना? अब जाकर अपना काम कीजिए। अगर आप अपना काम ठीक से नहीं करोगे तो आप भी यहां से जा सकते हैं। वैसे आपने इन दिनों में क्या हुआ, वह सब सुना ही होगा। मुझे कामचोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब तक जो भी इस ऑफिस में हो रहा है, वह सब कुछ मैं जानती हूं।
तो राजेश की मुठियां कस जाती हैं, पर वह हंसते हुए कायनात से कहता है, वो ठट्ठी है मिस मल्होत्रा, वैसे आपकी इतनी अकड़ किस बात की? लगता है हेड ऑफिस से कुछ गलती हो गई और गलती से आपको यह भेज दिया है। छोटी सी बच्ची को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो कायनात अपने सख्त स्वर में कहती हैं, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और तुम बताओगे कि मेरी उम्र क्या है। मुझे ऐसे बकवास बात करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब निकल जाइए यहां से। डोंट वेस्ट माई टाइम। तो राजेश भी दांत पीसते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कायनात अपने चेयर में लीन होते हुए कहती हैं, बहुत जल्द तुम्हारा सच सबके सामने आएगा और जो कुछ तुमने इस कंपनी के साथ किया है, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, बस यह फैशन वीक सही से हो जाए। वही राजेश अपने केबिन में आकर गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। फिर टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहता है, उस पिद्दी सी लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझसे ऐसी बात करे? उसकी औकात क्या है? लगता है इसकी भी पैर काटने पड़ेंगे। और जहां तक मुझे पता चला है कि वह सबकी करतूत बाहर ला रही है, तो मुझे इससे बचकर रहना पड़ेगा। और मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि फैशन वीक में सब अच्छे से परफॉर्म न कर पाएं या पार्टिसिपेट ही न करें। वेदांग का कायनात को पिक करने आना। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात डिजाइनर से आने वाली फैशन वीक के बारे में डिस्कस करती है, फिर वह राजेश को थोड़ा सबक सिखाती है। अब आगे। अभी ऑफिस आवर्स खत्म हो गए। कायनात बाहर जाने के लिए नीचे आ जाती है, तो उसको अपनी कार के पास एक और कार दिखती है और बाहर वेदांग भी दिखता है, तो वह थोड़ी हैरान हो जाती है। वही वेदांग भी कायनात को आते देख लेता है, तो वह ठीक से खड़े होकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाने लगता है। कायनात भी अपने आसपास देखते हुए उसके पास चली जाती है। वैसे तो अभी कोई मौजूद नहीं था क्योंकि ऑफिस लगभग 1 घंटे पहले ही खत्म हो चुका था और लगभग सारे एम्प्लॉइज चले गए थे। कायनात भी अपनी गाड़ी एक रिमोट प्लेस पर ही पार्क करती है क्योंकि वह किसी का अटेंशन नहीं लेना चाहती थी। बस कुछ ही एम्प्लॉइज जानते हैं कि यह उसकी कार है और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके कार के बगल में कुछ पार्क करे। इसलिए उस पार्किंग साइट पर कोई नहीं था। अब वह वेदांग के पास पहुंच जाती है और पूछती है, तुम यहां? तो वेदांग कहता है, बस देखने को मन हुआ तो आ गया। कायनात अपनी एक आईब्रो रेज करते हुए पूछती है, और कितने देर से यहां हो? तो वेदांग इधर उधर देखने लगा, फिर बात बदलते हुए कहता है, घर चले? इतना कहकर वह कार का डोर ओपन करता है। तो कायनात कहती है, मेरी गाड़ी है, मैं उसमें आ जाऊंगी। तो वेदांग कहता है, तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ, ड्राइवर तुम्हारी गाड़ी लेकर आएगा। तो कायनात कहती है, मैं अपनी गाड़ी किसी को भी नहीं देती, इसलिए मैंने ड्राइवर भी नहीं रखा, खुद ड्राइव करती हूं। तो वेदांग कुछ सोचकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। कायनात उसको डिसबिलीविंग नजरों से देखने लगी, फिर वह भी अपना सिर हिलाते हुए अपनी कार में बैठ जाती है। वेदांग भी मुस्कुराते हुए उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। अब कायनात गाड़ी स्टार्ट कर देती है। फिर वे दोनों निकल पड़ते हैं। अभी गाड़ी में कोई बात नहीं कर रहा था। वेदांग बस कायनात को ही देखे जा रहा था। फिर वह उससे पूछता है, ऑफिस में सब ठीक है ना? तुम प्रेशर तो नहीं फील कर रही हो ना? तो कायनात उसकी तरफ देखकर कहती है, नहीं। अब वेदांग फिर से कहता है, वैसे कल से मैं तुम्हें सुबह ड्रॉप करूंगा और शाम को लेने आ जाऊंगा। तो कायनात कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। तो वेदांग कहता है, नहीं, मैं आऊंगा। वैसे हमें एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा तो टाइम स्पेंड करना चाहिए ना? तो कायनात उसको एक नज़र देखकर फिर से अपनी नज़र रास्ते पर कर देती है, फिर कहती है, पर मैं अपनी गाड़ी में ही जाऊंगी। तो वेदांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी में आ जाऊंगा। शाम को तुम्हारा ऑफिस खत्म होगा तो तुम्हारी गाड़ी सर्विस के लिए सही कराऊंगा। यह सुनकर कायनात के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। अभी उसे वेदांग बहुत क्यूट लग रहा था और उसके साथ रहने के लिए बहाने सुनकर तो उसे बहुत हंसी आ रही थी। अब ऐसे ही वह दोनों घर पहुंच जाते हैं। इस बीच वेदांग कायनात से बात करने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा था और कायनात भी उसके साथ अच्छे से बात कर रही थी।
अब वह दोनों राजवंश मेंशन के बाहर आ जाते हैं क्योंकि रायचंद मेंशन से पहले ही राजवंश मेंशन आता है। अब वेदांग अपना सीट बेल्ट खोलकर कायनात की तरफ झुककर उसको गले लगा लेता है। एक पल के लिए कायनात थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर वह उससे दूर होकर उसके माथे को चूमता है, जिससे कायनात की आंखें भी सुकून से बंद हो जाती हैं। फिर वह कहता है, लव यू जान, और थैंक यू सुबह हाँ बोलने के लिए। आई प्रॉमिस कि तुम्हें इस बात का कभी पछतावा नहीं होगा। तो कायनात भी उसे एक हल्की मुस्कान देती है। फिर वह कार से बाहर निकलकर एक बार फिर उसे बाय करके अंदर चला जाता है। अब कायनात भी रायचंद मेंशन चली जाती है। अंदर सब लोग बैठे बात कर रहे थे। जब महक जी कायनात को देखती हैं तो वो खुश हो जाती हैं। फिर उसे अपने पास बुलाती हैं तो कायनात भी हल्की मुस्कान के साथ उनके पास बैठ जाती है। वो उसके सिर को सहलाते हुए पूछती हैं, बच्चा कैसे गया आपका दिन? तो वो कहती है, अच्छा गया बड़ी माँ। वही निशा उसको अपनी जानलेवा नज़रों से देख रही थी, क्योंकि कल उसकी सूप न पीने की वजह से और मीना के पीने की वजह से मीना की तबीयत बिगड़ गई थी। उसके शरीर में जलन हो रही थी और उसे रैशेज भी आए थे। दरअसल मीना ने कायनात के लिए एक ऐसा ड्रग उसके सूप में मिलाया था कि उसके बाद उसके चेहरे पर प्रेशर हो जाए और उसे बहुत जलन होने लगे, जिस वजह से आज वो सर्वेंट क्वार्टर में ही थी। और सुबह उसकी और वेदांग की शादी की बात सुनकर उसके मन में कायनात के लिए नफरत और बढ़ गई थी। तभी कायनात यशराज जी से पूछती है, दादू आपने ही पुराने हेड मिस्टर राजेश को अपॉइंट किया है क्या? यशराज जी कहते हैं, हाँ बेटा मैंने ही किया है। उसका काम बहुत अच्छा था। वह हेड ऑफिस में बहुत अच्छा करता था, इसलिए हमने उसे अपॉइंट किया। क्यों, तुम्हें कोई गड़बड़ लगी? तो कायनात कुछ नहीं कहती। वही अंशुमान कहता है, वैसे हमने सुना कि आपने अगले हफ्ते होने वाली फैशन वीक में हमारी कंपनी को एनरोल किया है। तो कायनात कहती है, हाँ भाई मैंने एनरोल किया है। तो अंशुमान थोड़ी सीरियस आवाज में कहता है, पर यह रिस्की है ना? आज तक हमारे जितने भी अच्छे डिज़ाइन हुए, कोई ना कोई कंप्लेंट तो रही है और कंपनी की रेपुटेशन भी सही नहीं है। कायनात कहती है, हाँ आपने जो कहा वो सही है, पर इसी को मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहती हूँ। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो कायनात कहती है, एक हफ्ते बाद आप खुद समझ जाएंगे। तो कोई कुछ नहीं कहता। अब कायनात फ्रेश होने ऊपर चली जाती है। फिर कुछ वक्त बाद वह नीचे आकर सबके साथ डिनर करती है। क्वीन ऑर्चिड। अब तक आपने पढ़ा कि वेदांग कायनात को पिक करने रायचंद फैशन आता है, फिर उसके साथ ही घर जाता है। घर में अंशुमन कायनात से फैशन वीक में इनरोल होने वाली बात पूछता है, तो कायनात आगे पता चलने को कहकर टाल देती है। अब आगे। अगले दिन सब अपने रूटीन को फॉलो करते हुए ब्रेकफास्ट करने लगे, फिर अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। वहीं कायनात भी जब बाहर आकर देखती है तो वहां वेदांग उसका इंतजार कर रहा था। उसका इंतजार करना वेदांग के साथ साथ उसके पीछे आ रहे उसके भाई आरोही और निशा भी देख रहे थे। जब वेदांग ने कायनात को देखा तो अपना हाथ हिलाने लगा। उसके फेस पर भी एक दिलकश मुस्कान थी। उसे इतना सुबह सुबह यहां देखकर कायनात पहले तो थोड़ी हैरान होती है, फिर उसको याद आता है कि वेदांग ने उसको यह बात कल ही बताई थी। तो वह बिना कुछ कहे उसके पास चली जाती है। वहीं उसके पीछे रेयांश, आद्यमन, निशा, आरोही और अंशुमन भी थे। वेदांग कायनात के पास आते ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कायनात के लिए कार का डोर ओपन करते हुए बैठने को कहता है। तो कायनात भी उसको एक नज़र देखकर अंदर बैठ जाती है। वहीं उसको ऐसे करते देख सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, खास करके निशा और आरोही, क्योंकि वे लोग जानते थे कि वेदांग कितना खड़ूस है। उसने आज तक किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोला, प्रेरणा जी के सिवा। निशा तो इतना जल रही थी कि उसकी आंखें भी लाल हो गई थीं, पर वह जैसे तैसे करके अपने आप को नॉर्मल कर रही थी ताकि किसी को शक न हो जाए। वहीं रेयांश वेदांग को छेड़ते हुए कहता है, वाह, आज साहब ने अपनी मां के सिवा किसी और के लिए भी दरवाज़ा खोला है। तो वेदांग उसको घूरते हुए कहता है, किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरी चांद के लिए खोला है। तो वह कंफ्यूज होकर पूछता है, चांद? तो वेदांग कहता है, हाँ मेरी चांद। इतना कहकर वह भी दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है।
वहीं सबको समझ आ गया कि वेदांग कायनात को ही चांद कह रहा है। उसे निकनेम देते देखा तो सब लोग और भी ज्यादा शॉक्ड थे। उन्हें नहीं लगता था कि वेदांग इतना रोमांटिक भी हो सकता है। अंशुमन और आद्यमन कुछ नहीं कहते, वे लोग भी वेदांग को चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें भी वेदांग का अपनी बहन के लिए ऐसा जेस्चर बहुत अच्छा लगा, पर उन्होंने अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। कायनात विंडो नीचे करके सबको बाय करती है, फिर कार चल देती है। वह लोग भी कायनात को अपने हाथ हिलाकर बाय कहते हैं, सिवाय निशा के। अब उनके जाने के बाद रेयांश, निशा और आरोही से कहता है, चलो, तुम दोनों को भी छोड़ देता हूं। तो वे दोनों अपना सिर हिलाकर हाँ कह देते हैं। अद्यमन और अंशुमन अब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। और इन 2 दिनों में वेदांग रोज सुबह रायचंद मेंशन से ही कायनात के साथ अपने ऑफिस चला जाता है, फिर शाम को वह फिर से रायचंद फैशन से ही कायनात के साथ घर आता है। यह बात अब तक पूरी फैमिली को पता चल चुकी थी और उन्हें वेदांग की कोशिश बहुत अच्छी लगी। वह लोग उसका प्यार साफ देख पा रहे थे। वहीं निशा इस वजह से बहुत ज्यादा बौखलाई हुई थी। उसके मन में कायनात के लिए दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही थी। वह इस बात से भी दुखी थी कि इतने सालों से वह कोशिश कर रही थी, पर वेदांग ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। पर उसके आते ही ठीक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और वह उसके प्यार में इतने पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। मीना की तबीयत भी अब ठीक हो गई थी और वह भी निशा को भड़काने की कसर नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा उसके पूरे परिवार के खिलाफ भड़काती रहती थी और निशा भी अब धीरे धीरे उसकी बातों में आ रही थी। दूसरी तरफ प्रशांत फैशंस में डिजाइनर्स ने अपने डिजाइन्स कंप्लीट किए थे और वह अब तक किसी को भी नहीं दिखाए थे। राजेश ने उनसे डिजाइन्स मांगने की बहुत कोशिश की, पर सब लोग यह कहकर टाल देते हैं कि उनके डिजाइन्स अच्छे नहीं आए हैं। इतना कहकर वह पुराने स्टाफ, जिनकी डिजाइनिंग अच्छी नहीं थी, उनके डिजाइन्स राजेश को दे देते हैं। राजेश को भी यही लगता था कि अभी भी पूरा हाल उसके हाथों में है और शायद कायनात बेवकूफ भी है, वह बस सबको डराने की कोशिश कर रही है। दरअसल यह सब कुछ कायनात का ही प्लान था। वह राजेश को यह नहीं दिखाना चाहती थी कि वह हार रहा है और उसका इतने दिनों का प्लान बर्बाद हो रहा है। अब आगे। अभी रायचंद फैशन में कायनात अपने केबिन में बैठकर अपने सामने बैठे लोगों के डिजाइन्स दिख रही थी, जो काफी अच्छे थे। वह एक डिजाइनर को बुलाकर उनकी डिजाइनिंग में जो कमी रह गई थी, वह भी उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी। वहीं सभी डिजाइनर उसकी स्किल देखकर इतने हैरान थे कि वे बस अपनी अचंभित नजरों से कायनात को ही देख रहे थे। खास करके करिश्मा और प्रवीण। उन्हें तो कायनात एक गॉडेस की तरह दिख रही थी। उसकी इतनी परफेक्ट स्किल देखकर उन्हें किसी की याद आ रही थी, जो दुनिया की जानी मानी फैशन इंडस्ट्री ड्रीम ऑन की क्वीन ऑर्चिड है, जिसे आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा। पर उसकी डिजाइनिंग स्किल पूरी दुनिया में मशहूर है। उसके फैशन ब्रांचेज दुनिया के सभी जगह पर फैले हुए हैं और वह टॉप फैशन इंडस्ट्रीज में आती है। प्रवीण और करिश्मा भी उसकी बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया था। दरअसल यह फैशन इंडस्ट्री पुरानी कायनात ने ही शुरू की थी, यानी किया के रिबॉर्न होने से पहले की कायनात। उसकी डिजाइनिंग स्किल अच्छी थी, पर वह तब इतनी फेमस नहीं थी। जब किया कायनात के शरीर में आई, तो उसकी स्किल भी कायनात ने इनहेरिट की थी। उसके बिजनेस बहुत अच्छे थे, इसलिए उसकी स्टाइलिश और डिजाइनिंग स्किल से अब वह दुनिया की टॉप फैशन इंडस्ट्रीज में आती थी। सब लोग उसे द क्वीन ऑर्किड कहते थे। वह बहुत ही कम लोगों के सामने आई थी और सबका सपना था उससे मिलना। अभी करिश्मा खुद को रोक नहीं पाती और कायनात से कहती है, मैम, आपकी स्किल तो क्वीन ऑर्किड से मिलती है। उनकी स्ट्रोक्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। क्या आप भी उनकी फैन हो? मेरी तो सपना है उनसे मिलना। तो कायनात उसे हैरानी से देखती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, अगर तुम कभी उनसे मिली तो क्या करोगी? तो करिश्मा हिचकिचाते हुए कहती है, पता नहीं। मैं शायद ब्लैंक हो जाऊंगी, क्योंकि वह मेरी इंस्पिरेशन है और मैंने उन्हीं की तरह बनना है। प्रवीण भी कहता है, जी, बस हम उनसे इंस्पायर होकर ही फैशन डिजाइनिंग किए हैं। कायनात पूछती है, वैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? तो करिश्मा कहती है, जी, हम कॉलेज में मिले थे और हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। साथ ही यह मेरी कजिन भी है। तो कायनात अपना सिर हिलाती है। प्रवीण कहता है, बस आपकी डिजाइन्स तो बहुत कमाल की हैं, अब हमें यकीन हो गया है कि हम फैशन वीक में बहुत अच्छा करेंगे। तो कायनात कुछ नहीं कहती, बस वह एक सवाल पूछती है,
वैसे राजेश को इंश्योरेंस के बारे में कुछ पता तो नहीं है ना? तो प्रवीण कहता है, नहीं, बस हमने जैसे आपने कहा वैसा ही किया है। तो कायनात अच्छा कहकर उन्हें अपने काम में लौटने को कहती है। अब लंच टाइम हो गया था। कायनात कॉल पर बात करते हुए अपने केबिन से बाहर आ रही थी। तभी उसने देखा कि ऑफिस में ज्यादातर स्टाफ अपने लंच बॉक्स लेकर आया है। वह कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसे पता था कि ऑफिस में बहुत अच्छा कैफेटेरिया अरेंज किया हुआ है। तो वह प्रेम के केबिन में चली जाती है। प्रेम ने अभी अभी अपना बॉक्स खोला था। जब उसने अपने सामने कायनात को देखा तो जल्दी से खड़े होते हुए पूछता है, बस आप यहां? आपको कुछ काम है? क्या चाहिए? तो कायनात उसे रिलैक्स करते हुए कहती है, तुम पहले बैठ जाओ। सब लोग अपने बॉक्स क्यों लेकर आए हैं? वैसे यहाँ कैफेटेरिया है ना, और जहां तक मैंने सुना है वहां का फूड बहुत अच्छा है। तो प्रेम हिचकिचाते हुए कहता है, बस यहाँ के कैफेटेरिया का फूड बहुत गंदा होता है। 1 महीने पहले तो एक एम्प्लॉय को उस फूड की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई थी। राजेश सर ने इस मामले को वही दबा दिया था। तब से ज्यादातर एम्प्लॉय सिर्फ घर का खाना लेकर आते हैं और कोई कैफेटेरिया नहीं जाता। तो कायनात को अब गड़बड़ लगी। वह कहती है, तुम खाना खाने के बाद मेरे केबिन में आ जाओ, हम दोनों मिलकर क्राफ्ट एरिया देखेंगे। तो प्रेम यस बॉस कहता है। फिर कायनात अपने केबिन में चली जाती है और प्रेम अपना लंच करने लगता है। कायनात का कैफेटेरिया जाना। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात सभी डिजाइनर के डिजाइन्स को देखकर जो गलतियां हुई हैं उनको मॉडिफाई करती है। फिर वह सभी को मोटिवेट करती है। उसे पता चलता है कि करिश्मा और प्रवीण उसकी ऑर्चिड की आइडेंटिटी के फैन हैं, पर वह उन दोनों को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती। और सबको यह डिजाइन्स राजेश को ना दिखाने की वार्निंग भी देती है। उसे यह भी पता चलता है कि कैफेटेरिया में खाना बहुत खराब होता है। अब आगे। अब प्रेम अपना लंच कर चुका था। फिर वह कायनात के केबिन की तरफ चला जाता है। जब कायनात प्रेम को देखती है तो वह खड़ी हो जाती है। वह कहती है, चलो चलते हैं। फिर वह दोनों नीचे फ्लोर पर बनी कैफेटेरिया में चले जाते हैं। वहां इस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि जब से वह इंसिडेंट हुआ है तब से यहां कोई खाना खाने नहीं आता था। कुछ लोग आते थे तो अपना खुद का लंच लाकर यहां खाना खाते थे। अभी अभी आए नए एम्प्लॉयज को भी पता चल चुका था कि यहाँ का खाना बहुत खराब होता है, इसलिए वह लोग भी दूसरे दिन से अपने अपने खाना लेकर आने लगे थे। वहीं कैफेटेरिया के काउंटर्स के पास जो लोग बैठे थे वह बैठे बैठे ही सो रहे थे। यह देखकर अरण्य को बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसने कंपनी ज्वाइन करते ही सबको बोला था कि काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पर यह तो ऑफिस टाइम में ही सो रहे थे। वह पूरी कैफेटेरिया के काउंटर को देखने लगी तो वहां बहुत सी मक्खियां थीं और वहां से एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि इस अजीब सी स्मेल में भी यह लोग अच्छे से नींद कैसे ले रहे हैं। उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि प्रेम को भी हो रहा था। अब कायनात वहां पर एक गिलास उठाकर जोर से जमीन पर पटकती है। तो जो काउंटर पर बैठे थे वह लोग हड़बड़ाते हुए उठ जाते हैं। जब वह लोग अपने सामने कायनात को देखते हैं तो उनके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वह लोग भी ऑडिटोरियम में मौजूद थे जब कायनात सबको चेतावनी दे रही थी। वह लोग अभी कायनात से डर रहे थे। तभी कायनात पूछती है, ऑफिस आवर्स में ऐसे सोने की इजाजत आपको किसने दी? और यह कैसा हाल है? यह अजीब सी स्मेल कहां से आ रही है? मैंने सुना कि यहाँ के खाने की वजह से एक एम्प्लॉय को फूड पॉइजनिंग भी हुई है। What the hell is happening here? वह यह सब बहुत तेज आवाज में चिल्लाकर पूछ रही थी, जिससे सबकी हालत खराब हो गई थी। प्रेम भी कायनात से थोड़ा डर रहा था। तभी उनमें से एक आदमी हकलाते हुए कहता है, बस यहाँ का खाना फ्रेश ही बनता है, और उस इंसिडेंट के बाद फूड इंस्पेक्शन भी हुआ था। उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि हमारी कैफेटेरिया की वजह से उस एम्प्लॉय को कुछ नहीं हुआ। वह बाहर का खाना खाकर अपनी तबीयत खराब कर बैठा था। पर उस इंसिडेंट के बाद लोग कैफेटेरिया आना बंद कर दिए, इसलिए हमारे पास अब कोई काम नहीं है। तो कायनात कहती है, अच्छा,
पर डेली बेसिस पर तो यह खाना बनता है ना? तो एक और आदमी कहता है, जी, बस क्योंकि यह यहाँ का रूल है। अगर लोग आएं या ना आएं, हमें यहाँ खाना बनाना ही पड़ता है। और जो खाना वेस्ट हो जाता है, हम उसे डोनेट कर देते हैं। तो कायनात एक नज़र उन सबको देखकर कहती है, तो दिखाओ, आज तुम सबने क्या बनाया है? वह सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं, फिर उनमें से एक आकर काउंटर पर लगे खाने की प्लेटें उठाने लगता है। अब कायनात के सामने एक एक करके डिशेज आने लगती हैं। वह सभी डिशेज को ध्यान से देखने लगी। वहां वेज और नॉन वेज दोनों तरह के काउंटर थे। जो लोग वेज खाना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग काउंटर था। पहले कायनात वेज काउंटर के पास जाती है और सभी चीजें देखने लगती है। वह एक प्लेट लेकर उसमें पनीर की सब्जी डालती है, फिर उसे फोर्क से तोड़कर उसके अंदर की लेयर को देखने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि यह पनीर खराब हुआ है या शायद यह असली पनीर भी नहीं है। पर वह अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल रखती है ताकि किसी को शक न हो। फिर वह कुछ और सब्जियां चेक करने लगती है। उसे आलू की सब्जी में भी स्मेल आती है, जिससे उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। अब वह गहरी सांस लेकर नॉनवेज काउंटर के पास जाती है और वहां की डिशेज देखने लगती है। वहां चिकन के साथ साथ सी फूड भी बना हुआ था, और जैसा उसने सोचा था, वैसा ही निकला। चिकन लगभग खराब हो गया था, और सी फूड में फिश तो बहुत पहले से ही सड़ चुकी थी। पर उसमें केमिकल डालकर उसे फ्रेश दिखाया गया था। अब वह सभी प्लेट्स वहीं रखकर प्रेम से कहती है, चलो। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। वहीं प्रेम को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगा था कि उसकी बॉस अब इन सबको देखकर सब कुछ बदलवा देगी और अब वह लोग यहां अच्छा खाना खा पाएंगे। पर उसके बिना कुछ कहे चले जाने से प्रेम को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। फिर भी वह उसके पीछे चल देता है। वहीं उन सबको लगा कि शायद कायनात को उनके खाने में कोई खराबी नहीं लगी, तो सब रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ मिनट बाद वहां राजेश आता है और उन सबसे पूछता है, क्या वह लड़की जो अभी अभी ज्वाइन की है, यहां आई थी? तो उनमें से एक कहता है, जी, बस वो यहां आई थी, सभी खाने को देखकर चली गई। और उसकी एक्सप्रेशन से हमें लगा कि उसे कोई शक नहीं हुआ। तो राजेश एक चैन की सांस लेता है। कैफेटेरिया की घोटाला और शुभम गिल हुआ अरेस्ट। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात कैफेटेरिया जाती है, तो वहां का माहौल देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। जब वह के सारी कुछ को देखती है, तो वह समझ जाती है कि यह सब कुछ खराब हुआ है। पर फिर भी यह लोग इसको ही बनाए रखे हैं। वह कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अब आगे। अब कायनात अपने केबिन में आ जाती है। प्रेम भी उसके पीछे पीछे उसके केबिन में आ जाता है। वह अभी भी कंफ्यूज था। तभी कायनात उससे पूछती है, क्या कैफेटेरिया का इंस्पेक्शन होता है? तो प्रेम कहता है, जी, बस हर महीने इसका इंस्पेक्शन होता है। तो कायनात पूछती है, तो कभी उन लोगों को शक नहीं हुआ? तो प्रेम कहता है, नहीं, बस वह हमेशा यहां के सर्टिफिकेट देखकर ही चले जाते हैं। तो कायनात के फेस पर एक डेविल्स स्माइल आ जाती है। वह फूड कैफेटेरिया के मैनेजर को बुलाने को कहती है। और फिर उसे कुछ और भी कहती है, जिसे सुनकर प्रेम को पहले कुछ समझ नहीं आता। पर फिर भी वह उसका काम कर देता है। वह उसे मैनेजर को करीब 2 घंटे बाद बुलाने को कहती है। तो वह भी हामी में सर हिला देता है। 2 घंटे बाद ऑफिस के बाहर बहुत सी गवर्नमेंट गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनमें से कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी फूड इंस्पेक्टर बाहर आते हैं और ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। जब रिसेप्शनिस्ट वहां फूड इंस्पेक्टर्स को देखती है, तो वह तुरंत प्रेम को कॉल करके बता देती है। प्रेम भी कायनात को इन्फॉर्म कर देता है। वहीं यह बात राजेश के साथ साथ अभी अभी ऑफिस आया हुआ कैफेटेरिया मैनेजर शुभम गिल को भी पता चल जाती है। वह दोनों घबराते हुए क्राफ्ट एरिया की ओर जाते हैं। वहां इंस्पेक्टर्स फूड और बाकी चीजों को चेक कर रहे थे। यह देखकर दोनों परेशान हो गए, क्योंकि यह वे इंस्पेक्टर नहीं थे जिन्हें वह लोग हमेशा बुलाते थे। यह नए ऑफिसर्स थे, इसलिए वे डर रहे थे।
वहीं अब तक कुछ ऑफिस स्टाफ के साथ साथ कायनात भी आ चुकी थी। वह डेविल स्माइल के साथ राजेश और शुभम गिल के चेहरे को देख रही थी। उनके चेहरों पर डर देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब इंस्पेक्टर्स खाने और बाकी चीजों की जांच करते हैं तो उन्हें कई गलतियां नजर आती हैं। वे प्रॉपर टेस्ट करने लगते हैं। इसके बाद जब उनके रिजल्ट आते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अब तक सारे एम्प्लॉइज जो अलग अलग डिपार्टमेंट से थे वह लोग भी वहां आ गए थे और सब ध्यान से यह सब देख रहे थे। उनमें खुसर-फुसर भी चल रही थी। कैसे 1 महीने पहले एक एम्प्लॉय की हालत यहां के खाने से खराब हो गई थी और 15 दिन बाद होने वाला इंस्पेक्शन आज क्यों हो रहा है। ऐसे अलग अलग बातें करने लगे। यह सब बातें कायनात, प्रेम, राजेश और शुभम चारों सुन रहे थे। राजेश और शुभम सामने चल रही इंस्पेक्शन देखकर बहुत डर रहे थे। अब उनके पास नेगोशिएट करने का कोई तरीका भी नहीं था, क्योंकि ये उनके खरीदे हुए इंस्पेक्टर नहीं थे। कुछ वक्त बाद वहां के एक इंस्पेक्टर कायनात के सामने जाकर सवाल करता है, क्या आप इस कंपनी की सीईओ हैं? तो कायनात हामी में सर हिलाती है। वह इंस्पेक्टर गुस्से से कहता है, यह खाना नहीं, जहर है। इसे खाकर लोग मर सकते हैं। और ऐसी चीजें आप अपने कैफेटेरिया में रखे हुए हैं? क्या आप अपने एम्प्लॉइज की जान लेना चाहती हैं? तो कायनात अपने एक्सप्रेशन ऐसे बनाती है जैसे वह बहुत गुस्से और टेंशन में हो। वह उनसे कहती है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, ऑफिसर? मैं यहां 1 हफ्ता पहले ही ज्वाइन हुई हूं। उससे पहले यहां का सब कुछ पुराने हेड मिस्टर राजेश शर्मा संभालते थे। फिर वह राजेश की तरफ देखकर सख्त आवाज में पूछती है, आप इतने दिनों से यहां हैं और आपको इस बात की भनक भी नहीं लगी? और यहां का फूड कैफेटेरिया का मैनेजर कौन है? तो शुभम गिल डरते हुए आगे आता है। कायनात उस पर चिल्लाते हुए कहती है, यहां इतना कचरा कैसे फैला हुआ है? यह इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं? क्या यह खाना ऐसे ही बनता है? क्या तुम एम्प्लॉइज को मारना चाहते हो? और इतने दिन से चीजें चेक क्यों नहीं की? यह सब पुराना स्टॉक कब से रखा है? तो शुभम गिल कहता है, बस मुझे कुछ नहीं पता। तो कायनात फिर चिल्लाते हुए कहती है, कुछ नहीं पता का क्या मतलब है? क्या तुम यहां के मैनेजर नहीं हो? तो शुभम गिल कहता है, मैं ही हूं, बॉस। वह आगे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि अब वह पूरी तरह फंस चुका था। वह उम्मीद भरी नजरों से राजेश की तरफ देखता है, पर राजेश उसे कुछ न कहने का इशारा करता है। अब शुभम गिल मजबूरी में अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब कायनात उन ऑफिसर्स की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू, ऑफिसर्स, मेरी हेल्प करने के लिए और मेरे कहने पर इतनी शॉर्ट टाइम में यहां आने के लिए। तो इंस्पेक्टर्स मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ भी नहीं मल्होत्रा जी। आप कुछ अच्छा करना चाहती हैं और हम इसमें आपकी मदद करना चाहते थे, इसलिए हम भी तुरंत आ गए। उनकी बातें सुनकर पूरा ऑफिस स्टाफ, राजेश और शुभम सब हैरान हो गए। उन्हें समझ आने लगा कि यह सब कायनात का ही प्लान था। राजेश अपने गुस्से को दबाते हुए कायनात की तरफ देखने लगा। उसे अब समझ आ गया था कि जब कायनात कैफेटेरिया आई थी तभी उसे शक हो जाना चाहिए था, पर उसने उसे छोटा समझकर इग्नोर कर दिया और अब उसी ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर दी। अब कायनात ऑफिसर्स से कहती है, अब से इस कैफेटेरिया को मैं एक ऐसे इंसान को सौंपूंगी जो ईमानदार और एथिकल होगा। आप चिंता मत कीजिए। और यह जो कुछ भी हुआ है यह कंपनी के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहां की रेपुटेशन पहले से ही अच्छी नहीं है। तो ऑफिसर्स कहते हैं, जी, हम यह बात बाहर नहीं जाने देंगे और हमें उम्मीद है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। कायनात सर हिला देती है। तभी वहां पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और शुभम को पकड़कर ले जाते हैं। वहीं राजेश अपने दांत पीसता रह जाता है। कायनात उसे एक नज़र देखकर डेविल स्माइल करती है, जिससे राजेश और भी ज्यादा भड़क जाता है।
फिर कायनात वहां से जाने लगती है। उससे पहले वह कैफेटेरिया में खड़े सभी स्टाफ को देखकर कहती है, आप सबको यहां से निकाल दिया जाएगा। प्रेम, एक अच्छे और ईमानदार स्टाफ को ढूंढो, जैसे पहले किया था। पूरा पुराना स्टॉक जो कैफेटेरिया में पड़ा है सब बाहर फेंक दो और नई फ्रेश स्टॉक की ऑर्डर कर दो। अगले हफ्ते से यह कैफेटेरिया फिर से खुलेगा और इस बार मैं आपको प्रॉमिस करती हूं, आपकी हेल्थ के लिए कोई लापरवाही नहीं होगी। तो सभी स्टाफ अपना सिर हिलाकर हामी भर देते हैं, क्योंकि अब तक वे समझ चुके थे कि कायनात जो कहती है वह करके ही रहती है। वह उनके पुराने हेड की तरह नहीं है और वह सच में बहुत अच्छी है। गैदरिंग। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात एक अच्छी प्लान बनाकर फूड इंस्पेक्टर को बुलाकर कैफेटेरिया का इंस्पेक्शन करवाती है। फिर जब सबको पता चलता है कि यह कैसे खाना दे रही है, तो उसे कैफेटेरिया के इंस्पेक्टर शुभम गिल को पुलिस पकड़कर ले जाती है। अब आगे। अब ऐसे ही दिन निकल जाता है। अब कायनात वेदांत के साथ घर के लिए निकल जाती है। वेदांत हमेशा की तरह आज भी उसके साथ जाने के लिए उसके ऑफिस आ गया था। कायनात घर आने के बाद अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि वह आज बहुत थक गई थी, क्योंकि उसे कैफेटेरिया के इंसिडेंट के बाद ऑनलाइन लगातार 3 मीटिंग्स करनी पड़ी थीं, जो फॉरेनर्स के साथ थीं। उसने खाना भी अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। अब तक ऑफिस में जो हुआ, घर में किसी को नहीं पता चला क्योंकि आज यशराज जी और अंशुमान ने वहां की कोई अपडेट नहीं ली थी। कायनात के कमरे में खाना देने के लिए आद्रिका जी आती हैं और उसको थका देखकर बहुत बुरा लगता है। तो वह उससे कहती हैं, बच्चा, अब तक जाते हो तो क्यों जा रही हो ऑफिस? अब घर पर ही रहो। वैसे भी यह उम्र तुम्हारी एंजॉय करने की है। तुम्हारे यहां कोई भी कोर्स नहीं कर रहा। तो कायनात कहती है, मैं बस थोड़ी थक गई हूं मम्मा, और मुझे ऑफिस जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वह उसके सर को सहलाते हुए कहती हैं, कल संडे है और तुम जानती हो ना, संडे के दिन फैमिली गैदरिंग होती है। सब लोग मिलकर बातें करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक साथ ही करते हैं। तो कायनात अपना सर हिला देती है। अब आद्रिका जी उसे देखते हुए फिर से पूछती हैं, बेटा, आपसे एक बात पूछूं? रीडर_कंटेंट_ भेजा। तो कायनात उनके हाथ पकड़कर अपने बगल में बैठते हुए कहती है, आप मेरी मम्मा हो और मुझसे पूछने के लिए आपको झिझकने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बेझिझक कुछ भी पूछ सकती हैं। तो आद्रिका जी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वह उसके सर को सहलाते हुए पूछती हैं, बेटा, आप वेदांत के साथ रिश्ते में कुछ होना तो नहीं चाह रही? तो कायनात कहती है, हाँ मम्मा, अभी अभी उनको जान रही हूं। उन्होंने मेरी सारी शर्तें मान ली हैं और मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ऐसे इंसान को अपने जीवनसाथी चुनूंगी जो मेरी सारी शर्तें मानेगा। तो आद्रिका जी खुश हो जाती हैं क्योंकि उनको भी वेदांत कायनात के लिए परफेक्ट मैच लगता था और वेदांत की पर्सनालिटी की फैन भी थी। इसलिए जब उन्हें यशराज जी और अविनाश जी का फैसला पता चला तो वह बहुत खुश हुईं, पर उन्हें डर था कि कहीं कायनात अपने आप को फोर्स्ड न महसूस करे क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती होती हुई बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहती थी। अगला दिन। आज सभी फैमिलीज की गैदरिंग है। बाकी तीनों फैमिलीज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रायचंद मेंशन आ चुकी थीं और रायचंद मेंशन में भी सभी लोग फ्रेश होकर हॉल में बैठे थे। आज निशा भी जल्दी उठकर नीचे आ गई थी क्योंकि उसको वेदांत को देखना था। वही वेदांत जब से आया था तब से कायनात का ही इंतजार कर रहा था, जो अभी भी अपने कमरे में थी। सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे तभी कायनात भी सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। उसने आज एक ओवरसीज कुर्ती और नीचे शॉर्ट्स पहने थे, जिसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी। पर्पल कलर की कुर्ती उस पर बहुत जच रही थी। जब सब लोग उसको देखते हैं तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब कायनात नीचे आकर रेयांश और आद्यमन के बीच में बैठ जाती है और सबकी तरफ देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सब लोग उसको मुस्कुराते हुए विश करते हैं, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। वही निशा तो अपने तनबदन में आग लग रही थी क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा था कि सब लोग कायनात से इतने प्यार से बात कर रहे हैं। वह सारी अटेंशन अपने ऊपर चाहती थी और वह वेदांत का अटेंशन भी कायनात के ऊपर देखकर अब अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। हॉल में दूर खड़ी मीना भी निशा की हालत देख रही थी और उसको निशा को ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा था। वह अपनी नफरत भरी नजरों से कायनात की तरफ देख रही थी। वह लोग बातें कर रहे थे तभी मिश्रा जी के फोन में एक कॉल आती है। वह देखते हैं कि यह प्रेम का कॉल है तो वह उसे उठा लेते हैं। प्रेम, कल जो कुछ भी हुआ था
वह उन्हें बताने लगता है। दरअसल जब कायनात ने ऑफिस ज्वाइन करने की बात की थी तो काश जी ने प्रेम को उसकी सारी अपडेट देने को कहा था, जिस वजह से प्रेम मजबूरी में उनके ऑफिस में जो कुछ भी होता है उसकी अपडेट देता रहता था। सिर्फ उन्हें ही नहीं, अंशुमन को भी, क्योंकि अंशुमन ने उसको डरा रखा था। इस वजह से वह कायनात के बाद नमन कर उन दोनों को वहां की सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता है। वही जब यशराज जी कल के इंसिडेंट के बारे में सुनते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं और उनको गुस्सा भी आता है कि उनके ऑफिस में खाने के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं और उनको खबर तक नहीं है। वह कुछ नहीं कहते, बस ठीक है कहकर कॉल काट देते हैं। फिर कायनात की तरफ देखकर पूछते हैं, बच्चा कल ऑफिस में क्या हुआ था? तो कायनात उन्हें कंफ्यूजन के साथ देखती है। यशराज जी पूछते हैं, हमें पता चला कि कल कैफेटेरिया में इंस्पेक्शन हुआ है और यह आपने ही करवाया है। तो कायनात को सब कुछ समझ आता है। वह शक भरी नजरों से अपनी एक आईब्रो उठाते हुए यशराज जी को देखकर पूछती है, वैसे ऑफिस में जो कुछ भी होता है वह सारी बातें आपको कैसे पता चलती हैं? सिर्फ आपको ही नहीं, अंशुमन की तरफ देखकर आपको भी? तो दोनों अपनी नजरें इधर उधर करने लगे। कायनात को अब पता चल जाता है। वह थोड़ी सख्त आवाज में पूछती है, और यह बात आप दोनों को कौन बता रहा है? तो यशराज जी झूठी हंसी हंसते हुए कहते हैं, बच्चा इस बात का क्या करना है, छोड़िए। बताइए कि कल क्या हुआ था। तो कायनात उन्हें सारी बातें बताने लगती है। उनके साथ बाकी लोगों को भी बहुत गुस्सा आता है। राजवीर जी कहते हैं, हमारे ऑफिस में खाने के साथ ऐसी छेड़छाड़ हो रही है और हमें खबर तक नहीं है। और वह पुराना हेड राजेश क्या कर रहा है? कितना सब कुछ हो रहा है और उसने अब तक कुछ नहीं किया। अगर कल प्रिंसेस को नहीं पता चलता तो ऐसे ही वह खाना खाकर एम्प्लॉयज को कुछ हो जाता तो। और वह फिर कायनात की तरफ देखकर कहते हैं, वेल डन बेटा, आपने कल की सिचुएशन बहुत अच्छे से संभाली है। तो कायनात कहती है, थैंक यू डैड। अब प्रेरणा जी पूछती हैं, वैसे बेटा आपको कैसे पता चला कि कैफेटेरिया में यह सब कुछ हो रहा है? तो कायनात कहती है, मुझे प्रेम ने फूड पॉइजनिंग हुए एम्प्लॉय के बारे में बताया था और सबका ऐसा लंच बॉक्स लाना भी मुझे अटपटा लगा, इसलिए मैंने कैफेटेरिया जाकर चेक किया। मुझे केमिकल्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है, इसलिए मैंने उन सभी चीज़ों को देखते ही पहचान लिया कि उन्हें फ्रेश रखने के लिए उन पर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और नित पर तो ऐसे खतरनाक केमिकल्स यूज कर रहे हैं जिन्हें अगर लगातार खाया जाए तो वह शरीर में जहर की तरह काम करेगा। इसलिए मैंने पहले कंपनी में जो गद्दार है उसको पकड़ना चाहा। इस वजह से मैंने चुपचाप दूसरी इंस्पेक्शन टीम को बुला लिया था। फिर वहां इंस्पेक्शन करवाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर मैंने उस मैनेजर को सजा दिलवाई। तो सब लोग उसे एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी नज़रों से देखने लगे क्योंकि उसने बहुत अच्छे से सिचुएशन को संभाला था और बहुत कम टाइम में यह सब करने वालों को भी पकड़ लिया था। आज प्रेरणा जी उससे और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी। आरोही भी उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में सुनकर अपनी एडमिरेशन भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। अब उसको लग रहा था कि शायद कायनात ही कंपनी संभाल सकती है। वही ताश को कायनात को देखकर लग रहा था कि वह उसको यहां आने से पहले भी बहुत बार मिल चुका है, पर समझ नहीं आ रहा था कहा। पर आज जब कायनात की बातें सुनी तो वह भी उससे इम्प्रेस हो गया। भावरी दी और नित्य को भी लग रहा था कि उन्हें कायनात से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वही निशा अपने मन में सोचने लगी, बस छोरी को तो बड़ा बनना है। उसने ऐसा क्या कर दिया जो सब लोग उसको वैसे देख रहे हैं जैसे कोई लॉटरी जीतकर आई हो। ऐसी छोटी छोटी चीज करने से कंपनी नहीं सुधरती। कुछ दिन में डूबने वाली कंपनी इसके हाथों में आकर जल्दी डूब जाएगी। तब सबको पता चलेगा कि यह कितनी बेकार है। मीना की सोच भी ऐसी ही थी, वह भी कायनात के बारे में यही सोच रही थी। वेदांग की गिफ्ट। अब तक आपने पढ़ा कि सबको कायनात की कैफेटेरिया में हो रहे कामों और वह करने वाले मैनेजर को भी पकड़ने की बात पता चलती है और उसकी चालाकी की भी खबर मिलती है। तो वह लोग कायनात से और भी इंप्रेस हो जाते हैं। अब आगे वेदांग कायनात को अपनी प्यार भरी नजरों से देख रहा था। वह कायनात की स्ट्रेची देखकर उसकी इंटेलिजेंस से बहुत इंप्रेस हो गया था। अब ऐसे ही सब लोग बातें करते हुए अपना दिन गुजारने लगते हैं। आज कायनात ने आरोही को कुछ गेम्स सिखाए और वे दोनों साथ में खेल रहे थे। आरोही को भी कायनात के साथ बहुत मजा आ रहा था। उसने परिधि और नित्य को भी बुला लिया था और वह तीनों कायनात के साथ खेल रही थी। उन्हें भी कायनात के साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। वही निशा उनको जलन भरी नजरों से देख रही थी।
कायनात ने फॉर्मेलिटी के लिए उसे भी बुलाया था, पर उसने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मना करते हुए सब बड़ों के साथ बैठकर उनसे बातें करने लगी। पर उसको उन बड़े लोगों के साथ बैठना बहुत बोरिंग लग रहा था। वेदांग, अंशुमन, अद्यमान, रेयांश, अर्जुन मिलकर अपने बिजनेस की बातें करने लगे और उनकी नजरें उन 4 लड़कियों पर भी जा रही थीं जो खेल रही थीं। खासकर वेदांग, जो अपने चांद को निहार रहा था। अब वह चारों समीर को भी अपने साथ कर लेते हैं और वह पांचों बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। अब ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। इस बीच कायनात को एक और बात पता चली कि राजेश ने प्रोडक्शन हाउस में कुछ वर्कर्स को पैसा देकर वहां के जो क्लॉथ्स आते हैं उन्हें अपने साथ ले जाता है और कुछ ठीक क्वालिटी के कपड़ों से फिर से वही डिजाइन्स बनवाकर उन्हें रायचंद फैशन के कस्टमर्स को देता है। तो उसने सोच लिया था कि वह ध्यान से इस बार की प्रोडक्शन को देखेगी और उसने उन वर्कर्स को भी पकड़ लिया था जिन्हें राजेश ने पैसे देकर रखा था। उसने सभी डिजाइनर्स से कहा कि वे अपने डिजाइन्स खुद स्टिच करें। वैसे डिजाइनिंग में यह काम भी होता है, पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में यह काम प्रोडक्शन टीम से करवाया जाता है। अब डिजाइनर अपने डिजाइन स्टिच करने में लग चुके थे। कायनात ने सबसे बेस्ट डिजाइन्स को सेलेक्ट किया था और अगर उनमें कोई कमी रह गई थी तो वह खुद उन्हें मॉडिफाई करती थी। सभी डिजाइनर अपना मन लगाकर काम कर रहे थे। आज वेदांग ने उसे लंच के लिए बुलाया था तो वह मना नहीं कर पाई। वैसे उसके पास टाइम नहीं था, फिर भी उसने टाइम निकाल लिया। अब लंच का टाइम हो गया था। नीचे वेदांग उसका इंतजार कर रहा था। वह नीचे आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है तो वेदांग उसका हाथ पकड़कर कहता है, भूख लग रही है? तो कायनात कहती है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। वह उसके गाल सहलाते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट पर ले जाऊंगा, वहां का खाना बहुत अच्छा होता है। तो कायनात अपना सिर हाँ में हिला देती है। फिर वह दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर वह दोनों वेदांग की बुक की हुई प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। वेदांग उसके लिए वहां के बेस्ट डिशेज ऑर्डर करता है। फिर वह दोनों साथ मिलकर लंच करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। अब कायनात भी वेदांग को अच्छी तरह से जानने लगी थी। उसकी पसंद नापसंद को भी वह अच्छे से समझने लगी थी और उसे वेदांग और भी अच्छा लगने लगा था। उसने सोच लिया था कि अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारेगी, पर यह बात अभी तक उसने वेदांग को नहीं बताई थी। लंच के बाद वेदांग उसे फिर से ऑफिस के पास छोड़ने आता है। जब कायनात गाड़ी से उतरने लगी तो वह उसे रोककर अपनी जेब से एक बॉक्स निकालता है। कायनात कंफ्यूज हो जाती है। वेदांग वह बॉक्स ओपन करता है तो उसमें खूबसूरत सी बटरफ्लाई और मून से बनी एक ब्रेसलेट थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। कायनात उस ब्रेसलेट को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि यह ब्रेसलेट तो उसने खुद डिजाइन की थी और यह इस महीने की उसकी लिमिटेड एडिशन थी। इसे एक कस्टमर ने मेल में रिक्वेस्ट करके उससे खुद डिजाइन डिटेल्स भेजी थी कि उसे कैसी चाहिए। तो कायनात ने उसे बनाकर कल ही उस कस्टमर के पास भेजा था। अब उसे पता चला कि वह कस्टमर कोई और नहीं बल्कि वेदांग ही था और यह ब्रेसलेट उसी के लिए थी। उसे इस बात पर हंसी और रोना दोनों ही आ रहे थे क्योंकि इसमें डिटेलिंग करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और उसकी हंसी इस बात के लिए थी कि उसने इतनी मेहनत खुद के लिए की थी। वहीं वेदांग इन सब बातों से अनजान उसका हाथ पकड़कर उसकी खूबसूरत कलाई में वह ब्रेसलेट पहना देता है। सच में वह ब्रेसलेट कायनात की कलाई पर खिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्रेसलेट कायनात के लिए ही बनी हो। भले ही डिजाइन कायनात ने की थी, पर उसने डिजाइन की डिटेल्स वेदांग को नहीं बताई थी कि उसे कैसी चाहिए। अब वेदांग एक्साइटेड होकर कायनात से पूछता है, चांद, तुम्हें ब्रेसलेट कैसी लगी? तो कायनात अपने एक्सप्रेशंस संभालते हुए अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहती है, बहुत अच्छा लगा वेदांग, आई लाइक इट। तो वेदांग बहुत खुश होता है और उसकी कलाई को चूम लेता है। अब वह दोनों एक दूसरे को बाय करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहीं राजेश अपने केबिन में भूख से जलता हुआ बैठा था क्योंकि उसकी इतनी मेहनत की प्लानिंग बर्बाद हो चुकी थी और उसे पता चला कि कायनात ने प्रोडक्शन टीम में उसके पैसे से रखे गए लोगों को भी निकाल दिया है।
तो उसे कायनात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह खुद से कहता है, लगता है मैंने इस लड़की को बहुत कम आंका है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना मेरा सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। जब कायनात शाम को घर आती है तो आद्रिका जी उसे अपने बगल में बैठा लेती हैं। तभी वह उसके हाथ में पहनी हुई खूबसूरत सी ब्रेसलेट नोटिस करती है। तो वह उसे छूते हुए पूछती हैं, बच्चा, यह बहुत खूबसूरत है, तुमने खरीदी है? तो कायनात कहती है, नहीं मामा, यह मुझे वेदांग ने गिफ्ट की है। तो सब लोग उस ब्रेसलेट को गौर से देखने लगते हैं। सच में वह ब्रेसलेट ऐसा लग रहा था जैसे यह कायनात के लिए ही बना हो। और जब वे लोग उस ब्रेसलेट पर बने यूनिक लोगों को नोटिस करते हैं तो वे समझ जाते हैं कि यह ब्रेसलेट दुनिया की जानी मानी डिजाइनर ऑर्चिड ने बनाया है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि यह ब्रेसलेट कुछ करोड़ रुपए की होगी। वहीं निशा के हाथ में पकड़ा ग्लास उसके गुस्से और जलन से कस जाता है। वह जलन, नफरत और गुस्से से कायनात की तरफ देख रही थी। कायनात को भी उसकी नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी आरोही कहती है, कायू, सच में यह ब्रेसलेट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना हो। तो कायनात मुस्कुरा देती है, फिर थोड़ी देर बात करके फ्रेश होने चली जाती है। अब ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं और आज फैशन वीक था। यहां जाने माने डिजाइनर आने वाले थे और सभी कंपनी के डिजाइन्स यहां डिस्प्ले होंगे। मॉडल्स उन डिजाइन्स को पहनकर रैंप पर आएंगी। जब सबको पता चला कि क्राइसिस में चल रही रायचंद फैशंस भी इस फैशन वीक में पार्टिसिपेट कर रही है, तो वे हैरान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह कंपनी बहुत क्राइसिस में है और यहां के डिजाइन्स भी बिल्कुल बच्चों के कपड़ों जैसे होते हैं, इसलिए कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। वहीं आज पूरी रायचंद फैमिली, राजवंश फैमिली, सिंह फैमिली और खुराना फैमिली भी आ रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी प्रिंसेस का पहला काम देखना था और अगर वह यहां ठीक से नहीं कर पाई तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आज निशा भी कायनात की बेइज्जती देखने आई थी। यह फैशन वीक बहुत बड़ा था। इसमें बहुत से सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बिजनेस फैमिलीज भी आए थे, इसलिए यहां के डिजाइन्स लाजवाब होते थे। इस फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने के लिए यहां के जज को पहले एक सैंपल भेजना होता था। कायनात ने करिश्मा से एक अच्छा सैंपल डिजाइन बनवाकर भेजा था। उन्हें वह डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए भले ही रायचंद फैशंस क्राइसिस में थी, फिर भी उन्हें यहां पार्टिसिपेट करने का चांस दिया गया था, क्योंकि सब जानते थे कि रायचंद्स की रेपुटेशन क्या है। भले ही वे लोग मुश्किल में हों, पर बिजनेस वर्ल्ड में अब भी राज करते थे, इसलिए कोई उन्हें मना नहीं कर पाया। फैशन वीक। अब तक आपने पढ़ा कि कायनात को प्रोडक्शन हाउस में जो चुपके से काम हो रहे हैं वह भी जान जाती है और प्रोडक्शन हाउस में कुछ लोगों को भी निकाल देती है। फिर फैशन वीक का दिन भी आ जाता है और शहर के जाने माने लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब आगे। फैशन वीक शुरू होने में अभी आधा घंटा और बचा हुआ था, जिस वजह से जो भी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट हो रही थीं, उनके डिजाइनर मन लगाकर अपना सारा काम पूरा कर रहे थे। यह फैशन वीक एक तरह के कंपटीशन जैसा था। कंपनी के मॉडल अपनी डिजाइन्स को पहनकर रैंप पर आती हैं। फिर उनकी डिजाइन खत्म होने के बाद लास्ट में उनका डिजाइनर भी उनके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। उनके डिजाइन्स की मार्किंग भी होती है और जज सब कुछ होने के बाद उन्हें द बेस्ट फैशन वीक प्रेजेंटर और डिजाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं। अवार्ड देने वाले जज भी जाने माने डिजाइनर थे। अभी उन लोगों को कुछ ग्रीन रूम दिए हुए थे, जिनमें वे लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। बाहर रैंप के चारों ओर शहर की जानी मानी फैमिलीज, बड़े बड़े फैशन इंडस्ट्रीज के सीईओ, पॉलिटिशियन और मीडिया सब लोग बैठे थे। मीडिया वहां की हर एक चीज को कवर कर रही थी, क्योंकि यह फैशन वीक साल में एक ही बार होता है और यह बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए यह लोग सब कुछ कवर कर रहे थे। अभी कायनात को जो ग्रीन रूम दिया गया था, वहां प्रवीण, करिश्मा और उनके साथ 4 डिजाइनर्स अपने मॉडल्स को देख रहे थे, जो उनके ही डिजाइन को पहनकर मेकअप आर्टिस्ट से रेडी हो रहे थे। यहां इस इवेंट में राजेश भी मौजूद था, पर कायनात ने ग्रीन रूम में उसे आने नहीं दिया। वैसे राजेश को अब थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, क्योंकि जैसे
कायनात ने चालाकी से कैफेटेरिया और प्रोडक्शन हाउस को संभाला था। उसको डर था कि कहीं फैशन वीक में भी वह जीत न जाए। इस वजह से वह अंदर घुसने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर कायनात ने ऐसा होने नहीं दिया। राजेश को जब से रायचंद परिवार आया था, उनके पास ही रहना पड़ा। यह भी कायनात का ही प्लान था। उसने ही यशराज जी से कहा था कि वह उसे संभाले। तो यशराज जी भी अपने काम में लग गए। वो जब यहां आए थे तो राजेश को बुलाकर कंपनी और उसकी लापरवाही के बारे में बहुत कुछ डांटा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि सात्विक जी, अंशुमन, कात्यायनी जी, राजवीर जी, सब लोग उसे बहुत डांट लगाए थे। जिस वजह से राजेश को कायनात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब से वह लड़की आई थी, उसके सिर पर तांडव मचा रही थी। अब मिश्रा जी और राजवीर जी भी उसे डांट रहे थे। जो लोग उसे बहुत प्यार से कंपनी का हेड बनाए थे, आज उन्हीं लोगों से उसे डांट पड़ रही थी। यह बात वह पचा नहीं पा रहा था। वह इन सब की जिम्मेदार कायनात को मान रहा था। कुछ वक्त बाद फैशन वीक शुरू हो जाता है। पहले कुछ फैशन इंडस्ट्रीज के मॉडल अपनी कंपनी की डिजाइन पहनकर रैंप पर चलने लगे। सबको उनके डिजाइन अच्छे लग रहे थे। जज भी डिस्कस करते हुए डिजाइन्स को पॉइंट दे रहे थे। अब यशराज जी, अंशुमन और राजवीर जी को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं कायनात की बेइज्जती न हो जाए। उन्हें कंपनी की रेपुटेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बस उन्हें यह डर था कि कायनात इन सब बातों की वजह से दुखी न हो जाए। वे उसे बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहते थे। सिर्फ उनका ही नहीं, उन चारों फैमिलीज का भी यही विचार था, जिस वजह से उनके माथे पर हल्की शिकन थी। वहीं निशा बेसब्री से कायनात की बेइज्जती होने का इंतजार कर रही थी। अभी लास्ट में होस्ट रायचंद इंडस्ट्रीज की बारी अनाउंस करता है तो चारों फैमिलीज एक्टिव हो जाती हैं। बाकी लोग, कुछ लोग रायचंद फैशन की रेपुटेशन ज्यादा न होने के कारण इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उनकी बेइज्जती देखने के मूड में आ जाते हैं। राजेश भी अपना दिल थामकर वहां बैठा हुआ था। तभी पहले एक मॉडल की एंट्री होती है, जो बहुत खूबसूरत मॉडर्न स्टाइल लहंगा पहने हुए थी, गोल्ड और रेड कलर के मिक्स की। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस पर भारी कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, जिसे देखकर सब लोग हैरानी से उस डिजाइन की तरफ देखने लगे। साथ में वह मॉडल भी बहुत खूबसूरत थी। उस पर लगी ज्वेलरी भी बहुत यूनिक थी। वह मॉडल उस लहंगे को हल्के हाथों से पकड़कर अदा के साथ रैंप वॉक करने लगी। लहंगे पर बनी डिजाइन को सब बारीकी से देख रहे थे। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे ही देख रहे थे। सच में, वह डिजाइन काफी यूनिक था। वहीं राजेश का चेहरा काला पड़ गया था। साथ में एक फैशन इंडस्ट्री की सीईओ, जिसका नाम माना था, वह भी गुस्से से राजेश की तरफ देखती है, तो राजेश अपना सिर झुका लेता है। अब उस मॉडल के बाद एक और मॉडल की एंट्री होती है। उसने एक बनारसी साड़ी पहनी हुई थी जो यूनिक स्टाइल में ड्रेप की गई थी। उसे देखकर सब लोग फिर से स्तब्ध रह गए। वह लाल रंग की साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसकी ज्वेलरी भी उस साड़ी पर जच रही थी। उस साड़ी पर भी बारीकी से बनारस के नज़ारे बने हुए थे, जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब सब लोग उन डिजाइनों को बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। जज भी उन डिजाइनों से इंप्रेस हो गए थे। अभी और 5 डिजाइन्स बाकी थे। अब तीसरी मॉडल आती है। उसने एक राजस्थानी पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें वह बिल्कुल हुक्मरानी सी लग रही थी। उस पोशाक में भी बारीकी से राजस्थान के सभी नज़ारे बने हुए थे, जो राजस्थान के रॉयल कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा इंप्रेस हो रहे थे। अब उसके बाद साउथ इंडिया की कांजीवरम साड़ी थी, जिस पर चोला डायनेस्टी की बारीकी से डिजाइन्स की गई थी। वह साड़ी भी उसी स्टाइल में ड्रेप की गई थी और हैवी ज्वेलरी के साथ वह मॉडल ऐसे चल रही थी जैसे वह चोला डायनेस्टी की क्वीन हो। उसके बाद दूसरी मॉडल एक बंगाली साड़ी पहनकर आई थी, जिसमें वेस्ट बंगाल के कलर्स रिप्रेजेंट हो रहे थे। उस साड़ी में भी बारीकी से वहां के कलर्स को डिजाइन किया गया था। वह साड़ी रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन की थी और उसका मेकअप भी बिल्कुल बंगाली ब्राइडल की तरह था, जिससे वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी दूसरी मॉडल आती है। उसने खूबसूरत सी मराठी साड़ी पहनी हुई थी और उसका मेकओवर भी बिल्कुल मराठी की तरह था। उसकी साड़ी में भी मराठों की शान दिख रही थी।
यह उनकी ट्रेडिशन की आखिरी डिज़ाइन थी। अब एक और मॉडल आती है जिसने एक वेस्टर्न गाउन पहना हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वह गाउन ऐसा बनाया गया था कि वह सिर्फ पतले लोगों पर ही नहीं, बल्कि जो लोग हेल्दी होते हैं उन पर भी उतना ही खूबसूरत लगे। यह सिल्वर कलर का गाउन था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था।